Alright, hi guys, this is Amir and I'm here to discuss physics. Welcome to Guruji classes or Kamas Guruji, where everything is possible. Guys, we are going to discuss the electricity, which is in very detail. ये दिस इज स्पेशली फॉर क्लास 10th के लिए हमने डिज़ाइन किया है. कोई बच्चा प्रिपेयरिंग फॉर लाइक सम NSO ISO कैन कम हियर एंड पार्टिसिपेट. हम उसको डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी समझाने वाले हैं. ठीक है, तो गाइज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं. एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं. राइट, दिस इज चैप्टर 12 इन NCERT क्लास 10th. ऑलराइट, देखो बचपन में क्या होता था, जब हमारे जो बड़े लोग थे, उनके बड़े लोग थे, उनके भी बड़े लोग थे, वो कैसे लाइफ को सिविलाइजेशन तक कब पहुंचा, कैसे पहुंचा. तो ये जो फेस आप देख रहे हो, ये क्या इन्होंने पूरी कहानी नहीं बदल दी? राइट, कौन है ये, कैसे कहानी बदली? प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आपको जानने को मिलेगा क्या किया इन्होंने लाइफ में, कैसे दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया. राइट, सो लेट्स राइट समथिंग इन कमेंट अबाउट हिम, और कैसे कैसे डेवलपमेंट आया रिलेटेड टू द लाइट फील्ड. कि डे टाइम तो मेरे को लाइट मिलता ही था, मेन नाइट था. फिर इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद इट्स नॉट अबाउट ओनली लाइट, इट्स अबाउट दी 100% डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन दिस. अब तो इलेक्ट्रिक बाइक कारें आने लगी. राइट, सो लेट्स मूव. थिंक अबाउट दिस. व्हाट इज द यूज ऑफ J.J. थॉमसन? नाम तो सुना होगा. राइट, उन्होंने बल्ब का कितने 100 टाइम्स ट्राई किया वो हमें ये लाइट देने के लिए. इज नॉट यूजिंग, इज नो मोर, बट ही गेव टू द वर्ल्ड. Now we are using same. We have to think very unique so that we can give something to the world, जो कि हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन इसको यूज करे, याद करे भाई. ठीक है, और इसके बारे में सोचिए कैसे आप मैग्नेट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. थिंक अबाउट इट. ठीक है, विंड के थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में ये तो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है. राइट, ये हाइड्रो पावर प्लांट, पानी से हमने स्टार्टिंग तो यही हुआ कि आप टरबाइन को घुमाइए, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करिए. और ऐसे दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के हज़ारों तरीके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके हैं. आपको अपना तरीका एक बताइए कौन सा फेवरेट है, आप कैसे और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. जैसे मैंने एक बार डिज़ाइन किया था एक कि मैं खुद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहता था. देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मेन होता है कि आप टरबाइन को कैसे घुमा सकते हो. अगर आपने टरबाइन को घुमा दिया तो काम आपका हो गया. तो मैं सोचा था, देखो मैं अपना बात बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा स्लाइडर होगा, यहाँ पे टैंक लगा होगा. ये जो टैंक है वो यहाँ स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे. यहाँ पे हेवी स्प्रिंग लगा के रखूँगा, मैं पानी को यहाँ भरूँगा, यहाँ पे एक सपोर्टर रखूँगा. ठीक है, ये सपोर्टर यहाँ तक रहेगा. जैसे इसमें पानी भर जाएगा, बहुत हेवी अमाउंट ऑफ वाटर भरूँगा और इस स्लाइडर को हटा दूँगा. जैसे इस स्लाइडर को मैं यहाँ से हटाऊँगा, देखो स्लाइडर जैसे मेरा हटा, तो ये जो पानी का टैंक है वो पूरा पानी को लेके नीचे गिरेगा. और जैसे ही नीचे गिरेगा ये स्प्रिंग दबेगा, और स्प्रिंग दबेगा तो इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे ये वापस तो वापस चल जाएगा, लेकिन पानी को सारा नीचे घुमा देगा. जब पानी नीचे गिरेगा इसको मैं बहुत तेज़ी से फ्लो करा के यहाँ पर टरबाइन लगा के उसको घुमा दूंगा. और एक बार टरबाइन घूम गया तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया. और ये जो चीज़ टैंक ऊपर से नीचे आया था वो इसके रिएक्शन के कारण फिर ऊपर जाके कैच हो जाएगा, पर वो पानी को सारा छोड़ देगा. ये मेरा अपना प्लान था. ठीक, इस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं पानी को ऊपर चढ़ा दूंगा और बाकी का बचा इलेक्ट्रिसिटी मैं कहीं यूज करूंगा. ये मेरा खुद का डिज़ाइनिंग थी. तो अगर आपके पास भी कोई डिज़ाइनिंग है गाइस, तो प्लीज़ प्लीज़ आप उसको सामने लाइए. ठीक है, और सामने लाके वी कैन हैव इट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो ये एक
यही मैप है इलेक्ट्रिसिटी में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, किसको पढ़ने से कितना फ़ायदा होगा, कितने मार्क्स का कहाँ पे आता है, और कितना यूजेज है इसके आगे फ्यूचर स्टडी में। अभी तो छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी का छोटू सा पार्ट आपको दिया गया है। व्हेन यू विल मूव फॉर 11 तो एक एग्ज़ाम आएगा KVPY, IAPT, फिर 12th में बड़े बड़े एग्ज़ाम जानते हो, IIT है, नीट है, फिर ओलंपियाड के एग्ज़ाम से KVPY का भी आप 12th में दोगे। पर वो जो आपका सिलेबस होगा वो एक ह्यूज अमाउंट में होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी को बहुत डिटेल में तब पढ़ने वाले हो, एक एक चीज़ पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप इस यही पढ़ने तो यही वाले हो, बहुत डिटेल में होगी वो। तो ब्रीफ आइडिया में समझना कि देखो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ को जानना इसलिए ज़रूरी कि इसके बेस्ट, इससे डिपेंडेंट बहुत सारी चीज़ें होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इससे डिपेंड करता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? नो प्रॉब्लम, आपने एक नाम सुना पोटेंशियल डिफरेंस, को याद रख लो, मैं पढ़ाऊंगा और मैं आपकी खोपड़ी में डालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने सुना है, वो से रिलेटेड है। रजिस्टेंस, अबे रजिस्टेंस का नाम सुना है, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, अगर रजिस्टेंस रिलेटेड है तो रजिस्टिविटी तो रजिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ग्राफ भी आएगा इसका। तो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो, जब ओम्स लॉ पढ़ोगे तो ओम्स से निकल के एक आएगा, हमने बोला रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस होती है। रेजिस्टेंस मतलब होता है रजिस्ट करना, टू डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब व्हाट, टू डिस्टर्ब फ्लो ऑफ व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज। विल कम टू नो एंड उसके बारे में बात करेंगे। मैंने बोला रेजिस्टेंस अगर आप पढ़ोगे तो रजिस्टिविटी फिर आएगा, देखो रजिस्टिविटी भी आ गया। तो रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ये आपस में थोड़ा सा रिलेटेड तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों इंडिपेंडेंट अपना अपना है, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक होता है रजिस्टिविटी, एक होता है रजिस्टर, एक होता है रजिस्टेंस, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो तीनों को मैं थोड़ा सा ब्रीफ में देता हूँ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो फ्लो कर रहा होगा उसको अपोज करेगा। रजिस्टिविटी का मतलब होता है कि वो उस फ्लो में, उसको फ्लो में आने देगा कि नहीं। रजिस्टर का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस को होल्ड करता है, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब रजिस्टर है, बल्ब के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगी उस फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, वो अलाउ होगा कि नहीं भागने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट, रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे कभी डिस्टर्बेंस बढ़ गया, कभी डिस्टर्बेंस घट गया, तो दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। तो तीनों चारों अलग अलग चीज़ें, दैट इज रजिस्टिविटी, यहाँ हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया, वर्क डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज क्या होता है पढ़ेंगे, वर्क हमने थोड़ा सा आइडिया, क्लास 9th में एक चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी, इफ यू रिमेंबर, वो हमने पढ़ा था एक ना, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, एनर्जी। उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हम सिर्फ वर्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्क जो है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। देन विल कम टू रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। देन विल हैव सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बनना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये जूल्स लॉ जो हीटिंग इफेक्ट है ना, इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। दुनिया को क्या बहुत कुछ दिया है आपको पता है? फ्यूज का क्या यूज़ था? पहले पहले थोड़ा सा पीछे जाओ तो MCB नहीं था, फ्यूज यूज होता था। अभी भी जो आप जाओगे विलेजेस एरियाज में या बहुत सारे टाउन में, MCB का कल्चर, जब अब न्यू हाउसेस का जब हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन, तो MCB का कॉन्सेप्ट आया है। इससे पहले फ्यूज का कॉन्सेप्ट था। फ्यूज एक ऐसा होता था, मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूज, देखो फ्यूज एक इतना बड़ा ऐसे प्लग टाइप का होता था, जिसमें वायर जो कनेक्टेड होता था ना, वो ऐसे था, ऐसे, मतलब ये सिंबल है, वायर तो सीधा होता था। क्या होता है, ये बहुत पतली वायर होती थी, बहुत पतली, बहुत पतली, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता था। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है ये गर्म होगा तो पिघल जाएगा, वो चीज़ बहुत कम थी।
मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब होता है आप इसको हीट करो वो चीज मेल्ट नहीं होगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था और रेजिस्टेंस ज़्यादा था। रेजिस्टेंस ज़्यादा था मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा था। तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होता था, हीट इसके अंदर बढ़ जाती थी, और हीट जैसे ही बढ़ती थी जैसे ये क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता था। समझे? तो क्या यूज था, समझो बात को, क्या यूज था कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करते थे, डिस्टर्बेंस बहुत हाई था। डिस्टर्बेंस हाई होने के क्या कारण, इसके अंदर हीट बढ़ जाती थी। हीट बढ़ने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट लो था, तो ये पिघल जाती थी। ऐसा हम क्यों करते थे, ऐसा हम यूँ करते थे कि मान लो आप ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिए, वायर से आपने घर पे लाया, आपने फ्रिज लगाया है, वॉशिंग मशीन लगाया, बड़े बड़े एलईडीज लगा दिए, आपके पास लैपी है, आपका मोबाइल फ़ोन है, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन 1.5 लाख 2 लाख का लगा हुआ। अब बिकॉज ऑफ एक वोल्टेज बढ़ने के कारण सब ब्लास्ट हो जाए, तो यार थोड़ा दुख, तो थोड़ा क्या बहुत दुख होगा यार, होगा ना। तो क्या हुआ कि अगर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन तो होता ही है, तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा हो गया, तो आपका सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा जो हाउस होल्ड में लगे हुए चीज़ें। तो यही है कि जब फ्लैक्चुएशन बढ़ती थी तो उसको फ्यूज से होके गुजरना पड़ता था। तो जैसे ही वो फ्यूज से होके जो गुजरता था, तो अगर फ्लैक्चुएशन हाई होता था तो ये चीज़ मेल्ट हो जाती, और मेल्ट होने के कारण पूरा घर का कनेक्शन गायब हो जाता था। तो जब लाइट है ही नहीं तो उड़ेगा क्या, समझ गए? ये था सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के बाद अब ये तो रहा नहीं, अब एमसीबी का कॉन्सेप्ट आ गया, आगे उसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या पड़ा। ऑलराइट, तो फ्यूज होने के बाद अब एक बचा है इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर मतलब, ठीक है, एनर्जी कितना टाइम में कितना कंजम्पशन एनर्जी का हो रहा है। कंज्यूम कौन करेगा, बल्ब करेगा, ट्यूबलाइट करेगा, पंखा करेगा, टीवी करेगा, एलईडी करेगा, मोबाइल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। तो ये सब चीज़ें जो कंज्यूम करेगा, आपका फ्रिज है, ओवन है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपके पास ग्राइंडर है, होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो बताता है कि कितना टाइम में आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, वो आपको बताएगा इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन इज कॉल्ड पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इतना चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कुछ कुछ और चीज़ें अपन पढ़ेंगे, जैसे अर्थिंग है, अर्थिंग पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें, कलर कोडिंग है कि रेड कलर का क्या मतलब है, ब्लैक कलर का क्या मतलब है, पुराने ज़माने में कलर का कुछ और सिंबल था, अब कुछ और हो गया, तो पहले क्या था अब क्या था, कलर का क्या सिंबल है, क्यों है ऐसा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अर्थिंग है। अर्थिंग क्या है कि आपका डेली लाइफ से रिलेटेड, आपने टच किया, आपको करंट मारा, क्यों मारा, क्या ऐसा करे जो मैं टच करूँ करंट ना मारे। तो अर्थिंग एक कॉन्सेप्ट है जो हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ एक कंडक्टर है, आप ये बात याद रख लो, अर्थ इज अ कंडक्टर जिसका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ज, सबसे पहले इसमें जो है दैट इज चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे जो है उसका डेफिनेशन देखो, चार्ज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज क्या है देखना, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मतलब चार्ज कोई बॉडी नहीं है ब्रो, ब्रो चार्ज नॉट अ बॉडी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it can attract or repel another charged body. Wow, this is very clear and very, इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन है चार्ज का कि कोई भी बंदा जिसको पढ़ने का मन भी ना होना वो भी समझ जाए चार्ज है क्या। क्या बोला कि चार्ज देखो भैया, चार्ज बॉडी नहीं है, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, चार्ज बॉडी नहीं है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है भाई, मेरे पास भी तो प्रॉपर्टी है। अबे है ना यार, मैं किसी की मदद कर दूं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, मैं किसी को पैसे दे दूं, किसी से पैसे ले लूं, मैं किसी को मार दूं, किसी से मार खा जाऊं। गांधी जी रिमेम्बर, उनकी प्रॉपर्टी थी मारो, आई एम रेडी, तो ये उनकी प्रॉपर्टी थी। मोदी जी आओ मारे, दिखाते हैं फिर हम, ये उनकी प्रॉपर्टी। तो चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैं मारूं, ये मारने का, आई एम वेरी एंग्री यंग मैन, मैं मारने के लिए तैयार, बुम बुम बुम, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा एक नेचर है, दिस इज अ प्रॉपर्टी।
मैं एक इंसान हूं, मेरे में बहुत सारे प्रॉपर्टी डेवलप हो सकते हैं, वैसे ही किसी बॉडी में चार्ज डेवलप हो सकता है, वो तो मेरे भी हो सकता है यार। तो मैं चार्ज थोड़ी हूँ, मेरे अंदर एक नेचर आया जिसका नाम चार्ज है, समझ गए? चार्ज मैं भी डेवलप कर सकता हूँ, करता हूँ ना। आप बालों में से चार्ज डेवलप किया, याद है ना, इसको रब करके, तो मैं ही तो था जो चार्ज डेवलप किया था, प्रॉपर्टी डेवलप करी। चार्ज क्या है? बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है। चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज बॉडी। बहुत क्लियर है। इट में क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, बाय द टाइम विल अंडरस्टैंड, पर थोड़ा मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखना क्या होता है, से जैसे ये चार्ज, ये सिंबल है चार्ज का, आपको नहीं पता, अभी आप बहुत न्यू हो। अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पता नहीं होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चार्ज है, ये चार्ज यहाँ रखे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, हम जानते हैं। जैसे दो मैग्नेट ले लिया भाई, ये मैग्नेट ले लिया, तो जरूरी है कि एक मैग्नेट को चिपका दो तभी वो अट्रैक्ट रिपेल करेगा? नहीं भाई, यहाँ पे तुम रखो वो अट्रैक्ट रिपेल कर लेगा। पर एक को रख दिया डोनाल्ड ट्रंप के रूम में कि भैया प्लीज मेरा एक मैग्नेट रख लीजिए, और एक मोदी जी ने रख लिया, क्या वो दोनों अट्रैक्ट रिपेल करेंगे क्या? ऐसे किया डोनाल्ड ने तो क्या मोदी जी का मैग्नेट चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बट इफ बोथ दे विल क्लोज, थोड़ा क्लोजर आएंगे तो अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है। तो पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों हो सकता है? तो देखना, ऐसे ही चार्ज के साथ सिचुएशन है। तो क्या सिचुएशन होती है वो समझो। ये जो चार्ज है ना, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, समझना बेलाला, एक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है, फील्ड क्रिएट करता है। और ये फील्ड जब इंट्रैक्शन में आते हैं तभी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। अगर नहीं आएंगे तो अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होएगा, अगर आएंगे तो होगा। समझा क्या? समझा क्या? तो मान लो थोड़ी देर के लिए समझो कि ये मैग्नेट है 1, ये मैग्नेट है 2। अब ये दोनों का फील्ड, फील्ड मतलब जो रिपेल वाला है ना, वो मैग्नेट अपना फील्ड क्रिएट करा, ये मैग्नेट अपना फील्ड क्रिएट करा, इन दोनों का फील्ड इंट्रैक्शन में आया तो वो रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। एक आपने अमेरिका में रख दिया, एक आपने इंडिया में रख दिया, अब बोल रहे हैं अट्रैक्ट और रिपेल कराइए। कहां से कराऊंगा मैं? पागल हूं मैं? दिमाग खराब है क्या मेरा? अबे कैसे होगा? फील्ड इंट्रैक्शन में आ ही नहीं रहा, इतना बड़ा फील्ड कहां से लाऊं मैं? नहीं हो रहा ना, तो फील्ड इंट्रैक्शन में नहीं आ रहा तो अट्रैक्ट रिपेल कहां से करेंगे? वैसे ही चार्ज के साथ सीन है। तो ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो अट्रैक्शन और रिपेल्सन करता है, तो चार्ज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड। पर यहां पे कह रहा है कि चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है जब वो मैग्नेटिक नेचर देगा। कब देगा नहीं देगा हम बाद में सोचेंगे, अभी के लिए इतना ही है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो 100% देगा आपको, और मैग्नेटिक फील्ड कब देगा? जब वो मैग्नेटिक नेचर रखेगा। कब रखेगा? ये अपने सिलेबस के बाहर है। इस चैप्टर में एक और चैप्टर है उसके बारे में, उसमें पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो जब फील्ड इंट्रैक्शन में आएगा तो फील्ड किसको बोलेंगे? अरे जहां पे इन्फ्लुएंस जहां तक हो सकता है, मानो समझो, मान लो मोदी जी ने बोला कल अमेरिका बंद, क्या अमेरिका बंद होएगा क्या? कल अर्जेंटीना बंद, क्या अर्जेंटीना बंद होगा क्या? कल फ्रांस बंद, क्या फ्रांस बंद होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी का एक फील्ड है। मोदी जी ने बोल दिया कल तमिलनाडु बंद मतलब बंद, कल गुजरात बंद मतलब बंद, समझ रहे हो? टुमारो कोलकाता गोइंग टू शट डाउन फॉर 24 आवर्स, इसका मतलब है कोलकाता 24 आवर्स के लिए शट डाउन होने वाला है। आज इंडिया 2 बजे के बाद बंद होने वाला है, इंडिया बंद। टुडे द करेंसी गोइंग टू डिमोनेटाइज, इसका मतलब है इंडियन करेंसी गोइंग टू डिमोनेटाइज। तो मोदी जी का अपना एक फील्ड है, वो पूरा है इंडिया है, समझा? उस इंडिया में मोदी जी का इन्फ्लुएंस 100% होएगा। तो जहां तक इन्फ्लुएंस है वहीं तक फील्ड है। अबे मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरा बात कोई नहीं मानेगा तो मेरा फील्ड 0 बना यार, मेरा कोई फील्ड ही नहीं है यार। और सब मानता तो मेरा रूम तो फील्ड हो, भैया ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, प्लीज कर दे यार,
कर देना प्लीज। तो फील्ड हो गया ना। तो फील्ड जहां पे इंट्रैक्शन इन्फ्लुएंस जहां तक है उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन का, वही उसका फील्ड होएगा। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बता दिया और आपके लिए जानना बहुत जरूरी था यार, अब बच्चे थोड़ी रहे, बड़े हुए बाबा, समझे। आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ज हो गया, चार्ज द प्रॉपर्टी, और कैसी प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब समझना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा हुआ है अ बॉडी हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन्स कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए लिखा है अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन्स कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो आपने एक बात बहुत ध्यान से देखा होगा, आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। क्या आपने पढ़ा कि दोनों जगह एक ही बात लिखा हुआ? क्या एक ही बात लिखा है बच्चों कि दोनों जगह लिखा हुआ है अ बॉडी हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? और इसमें क्या लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज में? अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन की तो बात ही नहीं करी ब्रो। क्यों नहीं करी ब्रो? बताओ ब्रो। तू छोटू है ब्रो, तू सुनता ना ब्रो, जरा सुनो इधर ब्रो। पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज के लिए लिखा है एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया प्रोटॉन की बात ही नहीं करी। क्यों? क्यों कम प्रोटॉन और कम ज्यादा प्रोटॉन नहीं हो सकता? क्यों लेस इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जा रही है? दैट आर बॉडी हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बोला गया। ये क्यों नहीं बोला गया कि बॉडी हैविंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज? समझो, समझो बेलाला, समझना बाबा। तो क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज उसको बोलेंगे जिसके पास लेस नंबर इलेक्ट्रॉन्स होगा, नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऐसा इसलिए है मेरे भाई कि मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, समझना वे, छोड़ो इधर। तो देखो, मान लीजिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 प्रोटॉन्स है। अब मान लीजिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 10 प्रोटॉन्स है, समझना वे। देखो दो बॉडी लिया, बॉडी ए न्यूट्रल है दोनों, बॉडी बी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स। अब क्या होगा कि मैं दोनों बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं। तो चार्ज तब करूंगा जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करूंगा। अबे प्रोटॉन थोड़ी ट्रांसफर कर पाऊंगा भैया, उसके लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए, उतनी औकात मेरी नहीं है। समझ रहे बात को? मैं ऐसे रब करूंगा थोड़ी देर तक तो मेरा इस पेन और बालों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, बहुत इजी में कर सकता हूँ। पर प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी यार, उतनी मेरे पास तो नहीं है। अबे समझो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो ये जो बिल्डिंग के अंदर में अंदर रूम में खड़ा हो ना, या आप बैठे हो, आपको बाहर जानी है, तो आपके पास दो तरीके हैं बाहर जाने के। क्या तरीका? दो जरा सोचो बे, बताना मेरे को, साइंस वाले बताओ। दो तरीके सुनो। पहला तरीका ये कि मैं जैसे आया था वैसे बाहर निकल जाऊं, इजी है, बहुत इजी है ब्रो। दूसरा तरीका क्या है? मैं बिल्डिंग को तोड़वा दूं, बिल्डिंग खत्म, मैं अपने आप बाहर आ गया। अबे बिल्डिंग ही नहीं रहा तो मैं अंदर कहाँ रहा, मैं तो बाहर आ गया बाबा। तो दो तरीके हैं बाहर आने के। पहला तरीका आप सिंपली घर से बाहर निकल जाओ, आप बाहर हो गए। दूसरा तरीका क्या है? पूरी बिल्डिंग को तोड़वा दो, आप बाहर हो गए। तो किसी कोई इतना पागल थोड़ी है यार, इतनी एनर्जी निकल लगाएगा बाहर आने के लिए? नहीं लगाएगा ना। लगा क्या ब्रो? मत लगाना यार। तो वैसे ही जब आप दोनों बॉडी को चार्ज करना चाहते हो, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब जाता है एक इलेक्ट्रॉन तो बहुत इजीली चला जाता है और दोनों बॉडी चार्ज हो गया। पर अगर आप प्रोटॉन्स को भेजना हो तो उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी जितना घर को तोड़ के बाहर लाने में। समझ गए बाबा? तो क्या होएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसफर होगा यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन गया है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अबे हुआ कि नहीं बाबा? इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे बट 5 प्रोटॉन है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए प्लस 10 ही प्रोटॉन है। तो जब गया और आया इलेक्ट्रॉन तो हम तभी बोलेंगे कि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यहाँ कुछ कर ही नहीं रहा, तो बैठा है बाबू, वो तो बैठा है यार। छोटू समझ रहे हो? काजोल, काजोल जायसवाल समझ रहे हो क्या? दैट इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जा रहा, चाहे इस बॉडी से भेजो या इस बॉडी से भेजोगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। समझे क्या? तो आना जाना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का है, इसलिए हम बोलते हैं लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे क्या? समझ में आया क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बच्चों देख लेना। चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड व्हेन, जब ग्लास रोड ओपेनॉइड को या सिल्क और कंघी और बालों को रब करोगे तो एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव। बहुत सारे एग्जाम्पल से आप लिख लेना, मैं ज़्यादा इसके बारे में जाऊँगा नहीं। हाँ, यहाँ बहुत एक प्यारी चीज़ लिखी है जो आपने इग्नोर कर दिया होगा, ज़रा देख लो क्या प्यारी चीज़ है कि ये जो नेगेटिव है देखना, इसमें ये चीज़ अंदर आ रही है ना अंदर, देख लिया क्या? यहाँ पे अंदर है सारे फील्ड लाइंस को फील्ड लाइंस बोलेंगे, तो यहाँ पे फील्ड लाइन सारा अंदर आ रहा और पॉजिटिव फील्ड लाइंस बाहर जा रहा। ये चीज़ आप याद रखना हमेशा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रहे होंगे और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर जा रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इसको, प्लीज़ भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। डोरियों से मैनू तू बांध ले। आ जाओ। यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज ESU होता है। ESU को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलेंगे? बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट जो भी है लिख लेना, देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, एक बार मैं इंटरव्यू देने गया था, तो इंटरव्यू में मेरे पास दुबई के लिए मेरा इंटरव्यू चल रहा था कि मुझे दुबई जाके वहाँ पे फिजिक्स पढ़ानी है। तो मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल पढ़ा रहा था, थोड़ा सा हायर था इससे जो चल रहा। तो ऐसा यूनिट बोला हुआ चार्ज है, सीरियस यूनिट कूलम है, इसको बोल के मैं निकल गया। पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। देखो, इंटरव्यू में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप इग्नोर करते हो, वही चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में होती है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जहां आप इग्नोर करते हो, जहां आप इग्नोर करते हो वहां सब इग्नोर करते हैं। जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं हमारे फैकल्टीज टीचर्स, उन्होंने भी ये चीज़ इग्नोर करी है। तो सबको पता है ये इग्नोरेशन जोन है, जो भी है, वर्ड नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा कि प्लीज़ कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ESU एंड कूलम। मुझे उस समय ऑनेस्टली याद नहीं था। कूलम पता था, ESU पता था, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये मेरे को याद था, लेकिन ये 1 कूलम और ESU के बीच में क्या रिलेशन है मुझे याद नहीं था। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उस वैल्यू को कमेंट सेक्शन में लिखिए और 2 बार देखिए, आपको डेफिनेटली वो वैल्यू याद हो जाएगी। आप अपना कमेंट लिखिए और अपने कमेंट को 2 बार चेक करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप को याद हो जाएगी इस वैल्यू को। आप कॉन्सेप्ट के थ्रू डिजाइन करेंगे, इतना एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं होता। यू हैव टू मेमोराइज समथिंग, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, इसको मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे यार, याद करो उसको, समझे? तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, देन विल गो एंड चेक इट आउट और राइट समवेयर 2-3 टाइम्स सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आता है बच्चों, 10th में भी आता है, 12th में आता है। 1 नंबर मार्क्स में पूछ देगा डिफाइन 1 कूलम। तो 1 कूलम का डेफिनेशन देख लेना। 1 कूलम यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, आप इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू को और याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार IIT में ये क्वेश्चन आया हुआ है
क्या आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था कि आप बताइए कि एलिमेंट्री चार्ज तो अगर मैं ले लूँ, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ले लूँ, सबसे स्मॉलेस्ट बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज में ले लूँ तो कूलम्ब फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सबको, अगर मैं दोनों के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस दे दूँ तो सबको लगा कि मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में, देखना जरा एक कूलम्ब लॉ होता है, जरा मैं समझा देता हूँ बच्चों, टेंशन नहीं है। कच्ची डोरियों डोरियों डोरी, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, मैनू तू बांध ले, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ, ठीक, इन दोनों के बीच में सेपरेशन आर दे दिया और बोला कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालिए। तो सब पगला गए। क्यों पगला गए? कि भाई आपने चार्ज की तो वैल्यू ही नहीं दी है, तो मिनिमम कैसे निकालूंगा मैं। फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वो होता के टाइम्स फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइड बाई सेपरेशन का स्क्वायर। मतलब इसको मैं फर्स्ट चार्ज, इसको मैं सेकेंड चार्ज बोल दूँ तो के को आप, एक कांस्टेंट होता है बच्चे, बाद में बता दूंगा, ये वाला Q1 ये वाला Q10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये जो सेपरेशन आर दिया उसको डिवाइड करके स्क्वायर कर दो। तो ये होता है फॉर्मूला। इसमें बोला था कि आप फोर्स बताइए कितनी होगी, ये फोर्स पूछा था कि बताइए फोर्स कितनी होगी। सब पागल हो गए सर, आईआईटी में पूछा था ये क्वेश्चन साला 8 का बच्चा उसका गर्दा उड़ा देगा यार। पूछा कि बताइए मिनिमम फोर्स कितना होगा जब आर की वैल्यू दे रखी थी उन्होंने, आर 1 मीटर हो 10 सेंटीमीटर, ऐसा। सब पगला गए। तो देखना क्यों पगला गए, क्योंकि उनको लगा ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, क्वेश्चन में वैल्यू कंप्लीट नहीं दी हुई। कुछ ने कर लिया, जिन्होंने कर लिया उनको 4 मार्क्स मिले, जिन्होंने नहीं कर पाया वो 0 लेके आ गए। सबको लगा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें बोनस मार्क्स मिलेगा, लेकिन बोनस वाला है ही नहीं क्वेश्चन। आप समझ रहे बात को, क्यों बोनस वाला नहीं है? उन्होंने बोला है कि, कहाँ पे बोला, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है फॉर योर सिलेबस, फॉर क्लास 11, 12, 10, आईआईटी, नीट, जितने भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, इसमें जो चार्ज का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19, इसको बोलता है एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, इसको चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बोलते हैं, और दी मिनिमम पॉसिबल चार्ज भी बोलते हैं। तो जब मेरे को मिनिमम पॉसिबल चार्ज पता है बच्चों, समझ रहे हो, जब मेरे को मिनिमम पॉसिबल चार्ज पता है तो क्या मैं इसको जगह पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं रखूंगा? क्या मैं इसके जगह पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं रखूंगा? क्या मैं दोनों जगह पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और या तो प्रोटॉन रख दूं? क्या वहां से मेरा फोर्स मिनिमम नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, आएगा ना। इतना इजी क्वेश्चन दे दिया था आईआईटी में, और जिन्होंने किया उनके 4 मार्क्स आए, जिन्होंने नहीं किया वो बाबा जी का बूटी लेके आया। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से सीखता हूँ? मैं ये सीखता हूँ कि द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज कॉल्ड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव होगा, पर दोनों होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लो, क्या इंपॉर्टेंट लिखोगे? दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। और क्या बोलते हैं इसको? द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। और क्या बोलते हैं इसको? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और क्या बोलते हैं इसको? चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ो। स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? स्टैटिक डील विद दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। जब रेस्ट पे हो तो रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चार्ज जब मोशन में हो तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और चार्ज जब मोशन में हो तो बहुत सारी चीज़ होते हैं। चार्ज मोशन पे 4 चैप्टर बना हुआ 12th में। चार्ज रेस्ट पे 2 चैप्टर है, चार्ज मोशन में 4-5 चैप्टर है। हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार, बहुत वैल्यू है चार्ज का। 9 चैप्टर्स है चार्ज बेस्ट पे 12th में, 9 चैप्टर्स। ठीक है, कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं? हम यहाँ पे कंडक्टर ऑफ हीट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कंडक्टर ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो सब्सटेंस विच अलाउ पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं भागता, इलेक्ट्रिक चार्जेस भागते हैं, और भागता हुआ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझे क्या?
भागता हुआ चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो अ सब्सटेंस विच अलाउज पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट इजीली कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर उसको बोलेंगे जो चार्जेस को बहुत इजीली भागने दे दे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। ठीक है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, द सेकंड बेस्ट कंडक्टर एल्यूमिनियम है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि विच वन इज द बेस्ट, चूज द बेस्ट पॉसिबल, जैसे एक क्वेश्चन देगा चूज द करेक्ट आंसर। आपके 10th में आने लगा ये क्या बोलते उसको, मल्टीपल चॉइस। तो पूछेगा चूज दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देगा सिल्वर, देगा एल्युमिनियम, देगा कॉपर, देगा और कुछ आयरन दे देगा, पूछेगा बोलो। तो आपको क्या लेना, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन यहाँ पे सेकंड लिख सकते हो, सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद कॉपर ऊपर आता है। अ कंडक्ट ऑफ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस का नाम आया, लो रेजिस्टेंस मतलब मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किसको, डिस्टर्बेंस जो भाग रहा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में भागता कौन है, भागता है चार्ज। तो चार्ज को भागने में जो डिस्टर्बेंस होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और चार्ज को भागने में जहां लो डिस्टर्बेंस होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इटीसी, बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर। समझ गए। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा, नहीं बुरा कंडक्टर होगा। इसलिए तो इसको इंसुलेटर इतना बुरा होगा कि कुछ नहीं होगा, चार्ज को वो इतना डिस्टर्ब करेगा। कौन डिस्टर्ब करेगा, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि वो चार्ज को भागने ही नहीं देगा, भागने नहीं देगा। लकड़ी को ले लो ना, एक लकड़ी से वायर को टच करो, लाइव वायर को टच करो लकड़ी से, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स है लकड़ी में भरे पड़े हैं, तब भी कुछ नहीं होएगा। इसलिए कुछ नहीं होएगा कि उसको भागने नहीं दिया जा रहा है चार्ज को, और डिस्टर्बेंस बहुत हाई है ब्रो, तो इतना हाई है ब्रो कि उसको भागने नहीं दिया जा रहा ब्रो, तो बैड कंडक्टर है ब्रो, बहुत बड़ा बैड कंडक्टर को क्या बोलेंगे ब्रो, बोलेंगे इंसुलेटर। अ सब्सटेंस that has infinitely high resistance does not हो गया, चलो infinitely high resistance मतलब बिल्कुल परमिशन नहीं है भागने की। और क्या लिख सकते हैं, does not allow electric current to flow, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। यहाँ पे करंट नहीं होएगा, यहाँ चार्ज लिखना पड़ेगा। चार्ज को फ्लो करने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देगा, तो उसको इंसुलेटर बोलेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे, आप रबर से लाइव वायर को छू दो, आप ग्लास से, जो ग्लासेस है उससे लाइव वायर को छू दो, प्लास्टिक से पकड़ लो, या तो फिर आप लकड़ी से छू दो, ये सारे एकदम बैड, बुरा बुरा मतलब बुरा क्या है ही नहीं, कंडक्टर है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट इंसुलेटर का नाम नहीं है, सब वैसे ही होता है, एक ही जैसा होता है। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब चार्ज भाग रहा होता है, देखना मैं अगर इलेक्ट्रॉन हूं, मैं ही भागूंगा, और मेरे को ही आप चार्ज बोलना, आप पॉजिटिव चार्ज तो नहीं भागेगा। अगर मैं भागने लगूं तो मेरा भागने का जो रेट है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो यहाँ पे क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मेनली चार्जेस पॉजिटिव भी नेगेटिव भी होता है, लेकिन भागता कौन है, इलेक्ट्रॉन ही भागता है, याद रखना। द फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ऐसा क्यों बोला जाता है अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, देखना जरा, कि मान लो ये कंडक्टर है, ऐसा ही कंडक्टर होता है। अब देखो दो टाइप का मैंने कंडक्टर डिजाइन किया हुआ है, ध्यान देना। ये जो पार्ट मैंने जो डिजाइन किया है, ये पार्ट मैंने इसलिए डिजाइन किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कंडक्टर के अंदर होता क्या है। अबे ये जो, अरे लैपटॉप में लगा हुआ पे बल्ब और ट्यूबलाइट का जो कनेक्शन है, पंखे कनेक्शन है, वो जो वायर है वही कंडक्टर है। एक्चुअली ये जो वायर है और ये जो वायर है एक ही वायर, पर यहां से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये है क्रॉस सेक्शन, इसको बोलता है क्रॉस सेक्शन, और ये होता है एंड्स ऑफ द कंडक्टर जो बैटरी से कनेक्टेड होता है। समझ गए, समझ गए। अब आ जाओ अपने लेवल पे। तो बोल रहा दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, इट डिफाइन द रेट ऑफ। यहाँ से आपको डेफिनेशन जो लिखनी है, आपको स्कूल में जो डेफिनेशन लिखना वो लिखना, इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, इसके अलावा सब बकवास।
दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, दैट इट इज डिफाइंड द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ फ्लो, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखने का। नेक्स्ट व्हाट वी कैन राइट, द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज बाई टाइम, बेटर यू कैन राइट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिफाइन करते हैं और चार्ज को कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कुछ भी ले लो, टाइम को भी मेनली स्मॉल टाइम लेते हैं, तो फॉर्मूला आ गया दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 10, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों कि चार्ज की वैल्यू है 2 कूलम, टाइम है 2 आवर्स, बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन तो नहीं होएगा। अब नहीं होएगा तो सोचने वाली बात ही नहीं, आप याद कर लो ना, 2 मिनट का है ही, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला को याद रखने के लिए। तो इस फॉर्मूला बेस्ड मैंने 10 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हुए हैं, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आपको मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गुरुजी, देन सो दैट वी कैन लर्न एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, जो जो प्योरिटी होती है नॉलेज की वो आपको मिल सके घर बैठे ही, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर मैन।